बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज करंट अफेयर स्पेशल्स में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, आने वाले बजट के बारे में और जीडीपी ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाने के लिए हुकूमत मुतहरिक है या हो सकती है, उसके बारे में भी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में हमने देखा है कि लॉकडाउन की सूरत हाल है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो बदतर हुई है, लेकिन मीनवाइल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अल्लाह ताला का कोई खास करम है कि बहुत हद तक हमने देखा है कि उतना नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कुछ हद तक फायदा ही हुआ है हमारी इकोनॉमी को। उसके जो असरात हैं उसको सामने रखते हुए हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है, फिर जो मस्बत इक्तसादी आशारिये हैं उसके बाद उसमें हुकूमत जो है अब जीडीपी ग्रोथ के लिए भी हमें मुतहरिक नजर आ रही है। फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम बजट की बात करेंगे। आइंदा माली साल के लिए जो हुकूमत है उनकी जो मुमकिना मुआशी अहदाफ हैं, उनकी जो तरजीहात हैं, टारगेट्स हैं, वो क्या हैं और क्या होने चाहिए, किस तरह से अचीव होंगे, उस पर बात करेंगे। फिर एक और बड़ा हम पॉइंट महंगाई को आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें कमी और जीडीपी में जो इजाफा है उसके लिए क्या करना होगा। फिर एक इससे भी ज्यादा अहम पॉइंट जो अक्सर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि तामीराती सेक्टर जो है उसमें मुआशी सरगर्मियों से रोजगार की जो फराहमी है उसके इम्कानात कितने हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पर। इन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे अपने पैनल के साथ। तारुफ करवाती चलो, सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मेरे साथ नासिर सलमान साहब, आप वाइस चेयरमैन है सीएम कंप्लेंट सेल पंजाब के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, आप मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और डॉक्टर कैस रसम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज, आप इकोनॉमिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नासिर साहब, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं अब जीडीपी ग्रोथ जो है उसको बढ़ाने की, तो सर मुतहरिक भी दिखाई दे रही है। तो किन किन सेक्टर्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं आप जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, और क्या क्या आपकी तरजीहात हैं? देखें, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने ये प्री बजट एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया है। असल में पीटीआई की हुकूमत की तरजीहात साइमल्टेनियसली दो जगहों के ऊपर आप देखती हैं। एक तो आवाम को जो हम सर्व कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम, छोटे और मीडियम जो बिजनेसेस हैं उनको कर्ज़ों के इजरा के सिलसिले में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के आप देख रहे हैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर मंसूबों का ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमने अपनी जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के हवाले से भी बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। जो एफबीआर की जो सेल्स टैक्स कलेक्शन है उसमें अहदाफ से हम तकरीबन 9% ज़्यादा आए हैं और 33 खरब रुपए तक की हमने रेवेन्यू सेल्स टैक्स की मद में इकट्ठे किए हैं। और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है इसकी मद में भी हमने अपने हदफ से 4% ज़्यादा हमने इकट्ठा किया है। तो जो इस हवाले से तो टैक्स कलेक्शन, आपको पता है कि पाकिस्तान का बजट तकरीबन एक बड़ी तादाद में हसारे में रहता है क्योंकि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज़ कलेक्शन है वो हमारी उसके मुकाबले में कमज़ोर है। हमने जब पार्टी के इलेक्शन कैंपेन थी उसमें वादा किया था कि हम अपनी टैक्स रेवेन्यू को 8,000 अरब रुपए तक लेके आएंगे और 8,500 तक तकरीबन हमारा खर्चा है पाकिस्तान का, क्योंकि एनएफसी अवार्ड के बाद तकरीबन 3,500 अरब रुपया हमने सूबों को मुंतकिल करना है और तकरीबन इतना ही 3,500 अरब रुपया हमने जो पाकिस्तान की हुकूमतों ने कर्जे उठाए हैं उनके कर्जों और सूद की मद में हमें फेडरल गवर्नमेंट ने अदा करने होते हैं। उसके अलावा आप देखें जो हम ग्रांट्स देते हैं गवर्नमेंट को चलाने के हवाले से तकरीबन सिविल जो स्ट्रक्चर है 510 अरब रुपए के करीब हम उस पर खर्च करते हैं। 900 अरब रुपए तकरीबन हम खर्च करते हैं जो ग्रांट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके हवाले से जो कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियों में अगर हम आप बूस्ट लेके आते हैं तो उसमें सीमेंट की इंडस्ट्री ने, आपको पता है, इस साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मुनाफा ना सिर्फ एक्सपोर्ट के हवाले से और डोमेस्टिक मार्केट से किया है। इसी तरह से जो हमारी आयरन की डिमांड है इसके हवाले से हमारे अंदर और तकरीबन 46 के करीब जो
आज जो हमारी लोकल डोमेस्टिक वो तो इंडस्ट्रीज उसमें हैं, एमनेस्टी भी दी गई थी ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से भी हमें ये बूस्ट असल देखने को में आया। देखें जो बुनियादी तौर पे आपको पता है कि यहाँ पर पिछली हुकूमतों ने रिफॉर्म्स के हवाले से कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया, सही। जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम उठाने पड़े जिसमें आपने देखा होगा कि डॉलर बहुत ज़्यादा, हमारा पाकिस्तानी रुपया जो था वो डीवैल्यू हुआ, जिसकी वजह से महंगाई का एक इज़्दिहाम, जिसके मुतल्लिक लोगों ने कहा कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से है। सही है। हालांकि अब आप देखें कि पहली मर्तबा हमने जो डॉलर के अंदर गिरावट देखी है और पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में वो जो नीचे आया है, ये पहली मर्तबा इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैस साहब भी यहाँ पर आप भी आपको बताएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन इकदामात की वजह से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का रुपया इस वक्त दुनिया की उन करेंसीज के अंदर है जो मजबूती की तरफ जा रही हैं, और इसके साथ तसलसल जो हम चाहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मूवमेंट डैंग में बनाकर, दिया मीर बादशाह डैम बनाकर, इससे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी हुकूमत की आउटलुक कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ठीक है। आपने एक लिस्ट भी बता दी। अब अगले इसमें हम बात करेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल सही कि टारगेट्स आपके क्या हैं। अब जैसे आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी हमने बात की, अब नेक्स्ट हम आपसे यही बात करेंगे। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा, जाहिर है आप से बेहतर सजेशन जो है वो बजट में कोई नहीं दे सकता, आप प्रैक्टिकल हैं, जाहिर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बजट आने वाला है, सब जानते हैं, मुआशी जो पॉलिसी है सर उसको बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे आप, किन किन सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो मनी है, तवज्जो है उनकी या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हुकूमत ने जो 2-3 इकदाम किए हैं जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है और हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ी है जी, वो सबसे पहले तो देखिए जी, इस हुकूमत का सबसे जो बड़ा कारनामा है वो यही है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम किया है। ठीक है। पिछले 5 सालों में ये कि जो बेहतर सतह पे आया 4.8 से ये 1.1% पे आ गया। सही। उसके बाद ये जो हुकूमत का ये इकदाम है जो रोशन डिजिटल का, जिसमें 1,30,000 के करीब अकाउंट जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खोले हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से $1 बिलियन से ज़्यादा एक बहुत बड़ी रकम है जो कि हमारे स्टेट के पास आई है। ये 2-3 इनके इकदाम बहुत अच्छे हैं। इसी तरह आज ही अगर आप देखें तो स्टेट बैंक ये कह रहा है कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी रिकॉर्ड सतह पे तकरीबन 23 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गए। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि एक मुस्बत चीज़ें हैं। अब चूंकि हर साल ये बजट के लिए प्रपोजल दी जाती हैं और ली जाती हैं, जी जी। तो इस दफ़ा भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बहुत सारी प्रपोजल्स भेजी हैं। अगर उन पे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमारा डायरेक्ट इंडस्ट्री से लाइजन है, तो उसमें लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हम ये कहते हैं कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं। इस वक्त पाकिस्तान में को नियरली 1 करोड़ के करीब लोग कारोबार करते हैं। सही। जिसमें से 2-2.5 मिलियन लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल आप टैक्स पेयर देखेंगे तो वो 5-7 लाख हैं। बिल्कुल ऐसे। बाकी कुछ लोग नील की रिटर्न करते हैं। कई एक कंपनियों के 3-3 डायरेक्टर हैं, वो एक कंपनी दे रही है, डायरेक्टर नील दे रहे हैं। तो उसमें आप डायरेक्ट टैक्सेस की जो रेशियो है ना जी उसको बढ़ाएं। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त अभी भी खुले हैं जिन पर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जिसमें बहुत बड़ा गो के आल्दो वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ज़रूरी, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है सूबों के भी बजट आने हैं, बिल्कुल, तो हम तो तमाम को तजावीज़ देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो होलसेल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसका जीडीपी में शेयर है तकरीबन 42%। ठीक है, लेकिन इनका डायरेक्ट टैक्स जो रेशो है टुवर्ड्स इकॉनमी वो है 1.5% के करीब। तो अब अगर आप 42% टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चलें, अगर हम ये नहीं कहते कि आप 42% करें, तो उस पर आप जो हैं वो बिजनेसमैनों का बोझ कम करने के लिए ये जो सेक्टर्स हैं इन पे भी आप कुछ टैक्सेस लगाएं और को 15-20% तक उसको लाएं। बिल्कुल सही। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है। जी जी। अब एक्सपोर्ट में जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो उसका जो जीडीपी में शेयर है वो है 10% के करीब। ठीक है, तो 10% में जबकि वो टैक्सेस जो है उसमें उनका शेयर 1% है। तो बाकी जो यहाँ इंडस्ट्री चला रहा है, यहाँ बैठा है, वो 30 से 35% आपने उस पर टैक्स लगाया। तो ये जो टैक्स की जो रेशो है ना जी, जो मौजूदा बिजनेसमैन है उन पर कम की जाए। ठीक है, एक तो हमने ये तजवीज़ दी है। इसी तरह दुनिया के अक्सर जो ज़्यादातर ममालिक में
इंपोर्ट की स्टेज पर सेल टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है, क्योंकि चीज तो अभी बिकी नहीं है। ऑब्वियसली उसके बाद एक प्रोडक्ट आनी है, रॉ मटेरियल आने हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू एडिशन होनी है, उसमें वेस्टेज होनी है, सही, 10 से 15% कई चीजों की वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स उस इंपोर्ट की स्टेज पे नहीं लगाया जाता रॉ मटेरियल्स बिल्कुल पे। सही, हमारे मुल्क में हमने ये भी प्रपोज किया है कि आप इंपोर्ट की स्टेज पर सेल टैक्स ना लगाएं, इसी तरह आप इनकम टैक्स जो विदहोल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं, एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स, जी जी, वो भी ना लगाएं। अगर बहुत ज़रूरी है तो वो 4.5% से आप उसको 1% पर ले आएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह से, क्योंकि ये हम वो कर रहे हैं कि पहले हम उनसे टैक्स ले लेते हैं टैक्स पेयर से, और फिर बाद में हम उनको क्यू में लगाते हैं एफबीआर के जरिए कि जी वो अपना रिफंड क्लेम अपना करें। रिफंड, तो बिल्कुल बेहतर है जिसका पहले टैक्स पड़ा है आप उसको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स दें। ठीक है, तो जो कि पिछले बजट में भी बंद हुए थे, सही, जो हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे मैं मेरी अगर फैक्ट्री में बिजली का बिल आता है तो मैं उस पर इनकम टैक्स पे करता हूँ, और मेरे कितने मिलियंस जो हैं वो एडवांस इनकम टैक्स ऑलरेडी एफबीआर के पास है। ठीक है, तो पहले होता ये था 2-3 साल पहले कि हमें वो एक एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे देते थे सही, कि जी ये आपके पास सर्टिफिकेट है, आपकी बिजली के बिल पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन अब हमारा भी यही मुतालबा है कि अब उसको भी बहाल किया जाए, ठीक है, तो वो इस पे इनका जो यूटिलिटी बिल्स हैं उन पे जो है एडवांस इनकम टैक्स ना ली जाए उन लोगों का जिन लोगों का ऑलरेडी स्टेट के पास एडवांस टैक्स। बिल्कुल सही है, बड़ा वैलिड पॉइंट है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं प्रीवियसली, तो 17 to 18 जो हमारा ईयर था उसमें 5.5% और 18 to 90 1.9% और 19 to 20 -0.4 था और 2021 जो है वो 1.5। सर ये हम देख रहे हैं, चलें एक स्टेज से आके एक डिक्लाइन आया, फिर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारी जो ग्रोथ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, इसको किस तरह से स्टेबल किया जा सकता है? देखें, बात ये है कि नेचुरली मेरे दोनों कोलीग्स ने बड़ी रेलेवेंट और बातें की हैं। चौधरी साहब ने तो पिन पॉइंट ही कर दिया कि कहाँ टैक्स लगना चाहिए और कैसे नहीं लगना चाहिए। ये बात तो पहले इम्पॉर्टेंट है। देखें, हमारा जो प्रॉब्लम है वो कई स्टेजेस पे है। सही, पहले क्योंकि हम बजट की और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं अगर इजाज़त दें तो गवर्नमेंट की बात कर लूँगा, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा, फिर मैं वर्कर्स की बात कर लूँगा, क्योंकि तीनों मिल के इकोनॉमी चलाते हैं। गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो 18वीं अमेंडमेंट के बाद पॉलिसी बनाती है, और टेक्निकली जो सपोर्टिंग पैसा खर्च करना है इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पानी पे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात यह है कि जिसमें कहा पहले कि फेडरल गवर्नमेंट के अपने अखराजात इतने हैं, पुराने कर्जे देने हैं, जी बिल्कुल, कि फिर वो नीचे पैसे देना जो है उसमें डिबेट आ जाती है इन दी कॉन्टेक्स्ट। वहाँ प्रॉब्लम दो हैं। एक तरफ तो आपने पॉवर्टी एलिविएशन करनी है, ये खास ये जो प्रोग्राम्स हैं सपोर्ट के, जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बट इन द एंड ऑफ थिंग्स अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मौके होंगे तो गवर्नमेंट को ये पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल सिक्योरिटीज के ऊपर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू, ये टैक्स का जो इशू है, वो है कि इट्स टू बिग अ गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, हम पहले तो वो जो इतने सारी सरकारी हमने ऑर्गेनाइजेशंस रखी हुई हैं, जिनमें जिस वो भी थी स्टील मिल और इस किस्म की, जिसको गवर्नमेंट मिलियंस ऑफ रुपीस पर ईयर इन सबको सब्सिडाइज करके रखे हुए है, और उनसे रिटर्न्स जो हैं वो पहले तो रैशनलाइज करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चाहिए हमें, बिल्कुल सही, और कौन सी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा कि जो पिछले डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्यों जाया किया है। कहीं ना कहीं तो एहतसाब उनका होना चाहिए ना जी, कि मुल्क का पैसा उनको दिया गया, सही, ताकि वो जो अखराजात हैं वो कम किए जा सकें जी। मेरा अपना तो पर्सनल, ज़रा मैं थोड़ा सा और ज़्यादा रैशनल हूँ कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के एहलकार हैं नेचुरली जो अब एक बोझ हैं, बट एट द सेम टाइम उनको आप फारग कर देंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इन अ वे वो इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। बट द थिंग इज कि जी आपका जो 1 रुपया टैक्स का इकट्ठा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इसको देखे कि उसमें कॉम पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, पानी पे, एजुकेशन पे 20 पैसे खर्च हो रहे हैं, 30 पैसे खर्च हो रहे हैं, 40 पैसे खर्च हो रहे हैं, बाकी जो ज़ाया हो रहे हैं
अगर उसी को रैशनलाइज लगा दिया जाए तो नए टैक्सेस का कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुश्किल काम है, बट मैं एग्री करता हूं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये बहुत जरूरी हैं। जब तक वो नहीं होंगे आप 19वीं सदी की इंस्टीट्यूशंस और 19वीं सदी के कानूनों से 21वीं सदी में नहीं जा सकते। नासिर साहब, टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी अपनी इस गवर्नमेंट से पहले जब भी बात करते थे, अब बल्कि अब भी, तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात करते थे। टैक्स नेट को बढ़ाएं, जिस तरह से अरशद साहब ने कहा, फिर टैक्स कलेक्शन जो है वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो सर इसके अंदर भी कुछ कर रहे हैं आप इक़दाम, क्योंकि जो दोनों सर ने बात की वो बहुत वैलिड है कि नई कोई चीज़ लाने से बेहतर है कि जो पुरानी है उसको बेटर किया जाए। जो बुनियादी तौर पर चौधरी अरशद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि हमारे यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग बिजनेस कर रहे हैं जी। लेकिन जब हम अदाद शुमार देखते हैं FBR के पास से, तो तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जिनमें से एक्टिव जो हुकूमत को पे बैक कर रहे हैं उनकी तादाद लेस दैन 1 मिलियन है। जो अमूमन बिजनेस कम्युनिटी के अंदर तासुर पाया जाता है वो FBR के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है, क्योंकि पिछले अदवार में ये इदारा कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। ठीक है। अब इन्होंने दूसरी जो अपनी बात के अंदर पॉइंट बहुत खूबसूरत कहा है, मैं समझता हूँ, जिस पे हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि इस अंदाज में आगे बढ़ा जाए कि बजाय के टैक्स की रेशो को बढ़ाने के हमें और लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाहिए कि मुल्क विदाउट टैक्स कलेक्शन नहीं चल सकते। अब देखिए, पाकिस्तान की तकरीबन 8,500 अरब रुपए के अखराजात हैं जो हमने अपने बजट हसारे को सामने रखे हुए डिजाइन किए हैं। 3,500 अरब रुपया तो हम कर्जों की मद में दे देती है फेडरल गवर्नमेंट, और 18 अमेंडमेंट के बाद 3,500 अरब रुपया हम सूबों को दे देते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट की मशीनरी को चलाना है उसके लिए अंदर तकरीबन 500 अरब रुपया से ज्यादा। अभी इस मरतबा हम जो सरकारी मुलाजमीन के साथ बात की थी फरवरी के अंदर कि उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वक्त के साथ साथ चीज़ों को टू कूप विद द सिचुएशन आप महंगाई की शरह के साथ मिलाना पड़ता है जो पीछे है। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी टैक्स कलेक्शन के हवाले से मामलात हैं उनको रैशनलाइज किया जाए और 20वीं सदी के हम अहम किया जाए, जिसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा जो इक़दामात हैं वो इस हवाले से डिजिटलाइजेशन है। ठीक है कि हमने ये अरशद साहब भी बताएंगे कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, बिजनेस कम्युनिटी को जितनी फैसिलिटीज हमने दी हैं, शायद ही पहले वो जो दावेदार थे कि हम बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैनों के काम करेंगे, उसके सबूत के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल हमने टैक्स रिफंड के अंदर जो कि बिजनेस एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें 104 बिलियन रुपए हमने किया था, जो अब इस साल 177 अरब रुपया हमने उनको वापस किया है, ताकि वो अपने कारोबार के चलाने के हवाले से जो सरमाया दरकार होता है उसके हवाले से कहीं दाएं बाएं ना देखें। ठीक हो गया। अब इस सारी जो ताजिर दोस्त पॉलिसियों की असल वजह यह है कि लोगों का एतबार गवर्नमेंट पे कायम हो और वो विदाउट किसी सरकारी मुदाखलत के पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के हवाले से टैक्स नेट के अंदर ना सिर्फ आए बल्कि जो डायरेक्ट टैक्सेस का हमारे पर एक बोझ पड़ता है गवर्नमेंट पे, जो बिजली के बिलों और सुई गैस के बिलों और पेट्रोल के बिलों के जरिए डायरेक्टली अवाम पे पड़ता है, उस बोझ को डाइवर्ट किया जाए उन नए टैक्स पेयर्स के ऊपर जो पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के लोगों से मुफादात हासिल करते हैं, उनको वापस भी करें। इसके जरिए हम बहुत ज्यादा टैक्स जनरेट कर सकते हैं और हुकूमत की फोकस भी इस चीज पे है कि बजाय कि हम टैक्स की रेशो को बढ़ाएं, हम इस टैक्स नेट को बढ़ा दें ताकि लोगों से जब हम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास तालीम पे जो इस वक्त उस अंदाज में नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, सेहत के ऊपर उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो हमारी बेसिक फोकस ये है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएं और इसकी कलेक्शन को आपने देखा भी होगा कि हमने ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन को पिछले साल की निस्बत ज्यादा बढ़ाया बल्कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उन्होंने जो तरसीलाते ज़र है, अब पाकिस्तान दुनिया में चाइना, भारत और फिलिपाइन के बाद चौथा बड़ा मुल्क है जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जो तफसीलातें आ रही हैं वो $2 बिलियन से एक महीने में ज्यादा है। ये एतमाद है और रोशन डिजिटल अकाउंट इसमें हमारा नासिर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, एतमाद है। मैं कह रही हूँ कि इस गवर्नमेंट के ऊपर भी लोगों को एतमाद है
कि अगर हम टैक्स देंगे तो वो हमारे ऊपर ही खर्च होगा, तो इसलिए इस चीज को यूटिलाइज करना अभी इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अरशद साहब, पहले भी मैंने आपसे बात की, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि पूरा साल जो है वो जो हमारा तामीराती सेक्टर था, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है, उसमें देखा कि हुकूमत ने बड़ी जो है वो एमनेस्टी स्कीम भी एक लॉन्च की, फिर टैक्स में एमनेस्टी उन्होंने दी। तो इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, किस किस सेक्टर में अब गवर्नमेंट को जो है, इसी तरह जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कंसंट्रेट किया है, इसी तरह कहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा? देखिए जी, अभी हमारा जो मुल्क है इंपोर्ट बेस है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है जी। अब उसके लिए हमने हमारा पिछले 70-72 सालों से सिर्फ एक ही सेक्टर पे सबसे बड़ा फोकस है, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। बिल्कुल। देखिए पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही है उसमें जो टेक्सटाइल का जो ट्रेड है का शेयर है वो सिर्फ 4% है। अब उसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। जिसमें आपके फूड का सेक्टर है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है उसमें 52% शेयर इंजीनियरिंग सेक्टर का है, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट जीरो ना होने के बराबर है। सही कह रहे हैं इसी तरह पूरी दुनिया में टेक्सटाइल के बराबर तकरीबन जो शेयर है वो फार्मास्यूटिकल का है 4% के करीब इंटरनेशनल ट्रेड में। बिल्कुल सही। तो अब आप देखें, अगर आप एक सेक्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं और बाकी चीजों को आप छोड़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें को बहुत बड़े इंसेंटिव्स दें। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, देखें दुनिया में एक बुनियादी सा असूल है, बिजनेस पर आप जितनी ज्यादा पाबंदियां लगाएंगे बिजनेस दब जाएगा। Obviously, एक आदमी यहाँ पर काम करने से, इंडस्ट्री लगाने से, बिजनेस करने से घबराता है। वो कहता है 4 मकान लेकर किराए पे चढ़ा दो, प्लाजा बना लो, पेट्रोल पंप बना लो, शादी हाल बना लो, ठीक है जी, और इस ताकि वो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन में ना पड़ना पड़े। सही। क्योंकि जब आपने कोई इंडस्ट्री लगानी है या कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना, चीजें और 54 जो महकमों को उनको जवाब देना एक आदमी के आम आदमी के बस की काम नहीं है। वैसे भी हमारी कौम जो आसानी की आदी है तो लिहाजा ये है कि उन डिपार्टमेंट्स को कम किया जाए और उन डिपार्टमेंट्स जी उनकी जो है मुदाखलत उन चीजों में बंद की जाए। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, जो इंडस्ट्री या ट्रेडर्स आपको पिछले साल 10% से ज्यादा बढ़ा के दे देते हैं उनका ऑडिट नहीं होना चाहिए। अच्छा। या मैक्सिमम आप उन्हें ये कह लें कि जी ये जो टैक्स आ रहा है उसमें आप फाइनल टैक्स असेसमेंट जो है वो करें कि जी जो 15% बढ़ा देगा उसका 3 साल के लिए ऑडिट नहीं होगा, ठीक है। जो 20% बढ़ा देगा उसका ऐसा नहीं होगा। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के आप इंसेंटिव दें। बहुत अच्छी सजेशन। इसी तरह से अब आप ये देखें कि एफबीआर की जो एक रिटर्न है वो उसको फिल करना एक ग्रेजुएट के पास का काम नहीं है। बिल्कुल सही। यू नीड अ प्रोफेशनल लॉयर। आप उसके लिए जो उसको समझता हो तो आप एक सिंगल पेज की एक सादी सी रिटर्न उसको दें, ठीक है, ताकि ये जो खौफ है ना जी एफबीआर के और उसके दरमियान टैक्स ये कम हो, आसानी हो। एफबीआर ने कुछ अच्छे इकदाम भी किए हैं। अच्छा। पिछले 9-10 माह में एफबीआर ने अपना जो टारगेट है उसके हिसाब से 100 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा किया। ठीक है, बिल्कुल सही। इसी तरह हमें लग रहा है कि जो हमारा टारगेट है 4300 कुछ अरब रुपए का, डॉक्टर साहब, हम उसको आसानी से अचीव कर लेंगे। ठीक है। अब आईएमएफ हमें ये प्रेशराइज कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर के लिए 6000 अरब का जो टारगेट है वो मुकर्रर किया जाए। ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने लेजिस्लेशन करनी है, आपने बहुत सारे सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि उसकी बजाय अगर कोई 5000 अरब 51-5200 अरब के करीब नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा जाए तो फिर एफबीआर भी उसको आसानी से हमारे उसके साथ वो टारगेट हासिल कर सकती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगला जो फिस्कल ईयर है हमारा उसमें जो वर्ल्ड बैंक है उसने -1 इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है, जबकि पाकिस्तान की जो प्रेडिक्शन है या जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो 2.3 होगा। हम कैसे इसको अचीव करेंगे? देखें, पहले बात तो मैं वो चौधरी साहब की बात में एक ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि एफबीआर को बिजली के बिलों की तरह आपको टैक्स रिटर्न खुद बना के भेज देनी चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप इतराज कर रहे हैं तो आप अपना वकील भेज दें, वरना ये पे कर दें, जिस तरह दूसरे, तो चीज़ें बिल्कुल रैशनलाइज हो जाएंगी। लोगों को ये बनाने के नादरा और वो जिस तरह कहा गया कि डिजिटाइज करना, तो ये हो सकता है, इनके पास सारी डेटा है। आपने का जो सवाल है जी, बात ये है कि एक दफा रिपीट करना ना आप दूसरा सवाल। मैं फिस्कल ईयर की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक ने जो बात की उनका -1 ग्रोथ है। बात वही है कि
हमारे इकोनॉमिक्स में ग्रोथ के 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। हमारी लैंड अभी तक प्रोडक्टिव नहीं है। 27% कल्टिवेबल लैंड है जो पूरे मुल्क की लैंड है, और वो वन ऑफ द लीस्ट प्रोडक्टिव है। हमने कोई काम नहीं किया हुआ और उसमें स्मॉल फार्मर्स हैं एंड सच फोर्थ। ठीक है। दूसरा, हमारा लेबर इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है। उसकी स्किल्स एनहांसमेंट, उसकी एजुकेशन, इस यूथ की इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक रिसर्च की कोई हमने नहीं की हुई। ठीक है। तीसरी, एंटरप्रेन्योर्स, वो पुराने एंटरप्रेन्योर्स तो शायद उनके बच्चे तो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग छोड़ गए मुल्क को कुछ साल पहले। बिल्कुल। इसमें नए जो एसएमईज हैं उनका इंटरनेशनल लिंकेजेस बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही। और चौथा जो है वो कैपिटल है, जिसमें दोनों बातें आती हैं। फाइनेंशियल कैपिटल, हमारे बैंक्स ठीक काम कर रहे हैं मगर उनके भी बहुत मुश्किल हैं सारे। वहाँ गवर्नमेंट बहुत उनको प्रेशराइज कर रही है कि वो लोगों को अब कर्जे दें, छोटे कर्जे दें, मगर मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं है, मैनेजेरियल स्किल्स नहीं है। सही। अब ये सारा काम गवर्नमेंट ने नहीं करना, बट गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव तो दे सकती है ना, कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके अपने लगा लेंगे या इतने % स्किल एनहांसमेंट अपनी कर देंगे तो आपको 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इतनी टैक्स इंसेंटिव मिल सकती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादा टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा कर रहे हैं, जो इकोनॉमी को स्क्वीज करता है। इट इज रेग्रेसिव। और उसके ऊपर जो ये -1% की बात है कि आगे कोविड-19 का इशू भी आ गया हुआ है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने बड़ी सीरियसली सोच समझ के अब जो, और जैसा चौधरी साहब कह रहे हैं, नए वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं, एसएमईज हैं, एक्सपोर्ट बेस्ड हैं, जो लिंक्ड हैं, उनको आप जब तक इंसेंटिव नहीं देंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपके इंडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स, वो 17% से नीचे ला के 10% पे आना चाहिए। ठीक है। वो कंज्यूमर को भी सपोर्ट देगा और इन दैट कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूसर। और ये बात सही है कि जब तक आप रिटेल को टैक्स नहीं करेंगे आपके प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगे। आप इकोनॉमी को और उसके दरमियान जो हैं वो टैक्स सारे खत्म कीजिए। ठीक हो। इन दी कॉन्टेक्स्ट आप एक्सपोर्ट को बिल्कुल टैक्स ना करिए क्योंकि वो डॉलर कमाता है, बल्कि इंसेंटिव्स दें। आप इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मशीन को बिल्कुल टैक्स ना करें, बाकी चीजों को ज्यादा टैक्स कर लें। ठीक होगा। फिर आप रैशनलाइज करें। आपकी जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक बेस होनी चाहिए, ना कि रेवेन्यू बेस होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और नए जो यूनिट लगाते हैं, नए जो इंडस्ट्री लगाते हैं, नए जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको आप इंसेंटिव देना पड़ेगा उनको, आपको, ताकि फिर वो देखिए अब आप सीपैक के साथ हैं, कितने % आपकी इंडस्ट्री जो है अभी चाइना को, हालांकि आज खबर है कि हमारी चाइना के साथ एक्सपोर्ट बढ़ी है, मगर कितने % हमारी एसएमई को पता है कि हमने चाइना को क्या बेचना है, चाइना के साथ क्या लिंकेजेस हैं। सही सही। इन दी कॉन्टेक्स्ट ये तो, और स्पेशली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है ये कि वो ये फैसिलिटेट करें। और मैं एग्री करता हूँ चौधरी साहब से कि मैकेनिज्म्स जो हैं गवर्नमेंट के वो कम कर दिए जाएं। ठीक है। इतने सारे जो 34 आसानियां पैदा कर दी जाएं। बिल्कुल सही। करेंगे तो घबराए ना हो। बिल्कुल सही। मगर ग्रोथ 2 चीजों से आनी है आपको, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल, और लेबर की प्रोडक्टिविटी से। ठीक है। अच्छा, ये है जहां आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी पड़ेगी। ठीक है। नासिर साहब, बड़ी हम टेक्निकल सी एक गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा पॉइंट या एक हमारा इशू ऐसा है जो कि आम गवर्नमेंट से डायरेक्टली रेलेवेंट है, वो महंगाई है सर। पिछले कई अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मुल्क, हमारा जो तबका है, जो गरीब तबका है, वो महंगाई का रोना भी रो रहे हैं, और वो सही रो रहे हैं। बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी दफ़ा कहा कि वाकई अब हमारे जो अवाम है वो महंगाई से दो चार है। सर, इसमें कमी लाने के लिए अब क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली आपको पता है जो पीटीआई की गवर्नमेंट में तकरीबन तमाम शोबों के अंदर रिफॉर्म्स की, और मिडल मैन माफिया जो है, ये ज़रा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये लोगों के पैसे लेके काम करवाया करते थे। ये हर शोबे में मौजूद था। कोई मुख्तलिफ गवर्नमेंट इदारों का एजेंट के तौर पे काम करता था, कोई मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों के ऐसे काम कराते थे जो कि काम जायज़ अंदाज में वो समझते थे कि ये करवाना मुश्किल है। इन लोगों ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो एक बयानिए को फ़रोग देने के हवाले से
हर टीवी चैनल के ऊपर आपने देखा मुख्तलिफ किस्म के लोगों को जो यहाँ 40 साल तक हुकूमत करते रहे उसको प्रमोट करने को शुरू कर दिया। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सब्जियां मौजूद है, पिछले रमजान में मुझे आप एक चैनल दिखा दें जो ये साबित कर दे कि सब्जियां और फ्रूट इस वक्त अपनी तारीख के सबसे सस्ते दामों पर है या नहीं। अब होता क्या है, जब टमाटर किसी मौसमी तब्दीली की वजह से उसकी फसल खराब हो गई है और वो को 50 रुपए से चला गया 350 रुपए पे, तो उसको उतना बढ़ावा दिया कि लोगों को ये महसूस हुआ शायद पूरे पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से एक इज़्दिहाम आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोविड के हवाले से शदीद किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है उनको। अमेरिका से लेके अफ्रीका के पसमानदा ममालिक तक लोगों की हुकूमतों को ऐसे ऐसे मामलात का सामना करना पड़ा जो कि रुए जमीन पे मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं मिलते। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो आटे को हमने रमजान बाजार और उससे पहले पंजाब में जो आटा दस्तयाब है, वो कहते क्वांटिटी कम है। नहीं, क्वांटिटी अगर कम हो तो यहाँ पर लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगे। क्वांटिटी नहीं है, नीयत में खराबी है ये। देखिए चीनी के अंदर हमने सब्सिडाइज किया, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम चीजों को रैशनलाइज करें, इनके अंदर इस तरह की मराद का इजाफा ना करें जिससे हमें टैक्स कलेक्टर्स के जो पैसे हैं उसके हवाले से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के हवाले से फंड्स की कमी का सामना करना पड़े। अब मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया को पता है कि सोयाबीन तेल की जो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन 150% ज्यादा बढ़ी है और पाकिस्तान में हमने उसके हवाले से उसके टैक्स में छूट देके उसकी जो प्राइस को ऊपर जाने से रोकने के लिए ओनली 44% उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। ये हम इंपोर्ट करते हैं, इस पे हमारा कोई भी बस नहीं है। अब देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है उस वक्त इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमी वाली कीमतें हैं। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये जो जितने भी ममालिक हमारे इर्द गिर्द आप देखते हैं जो कि पेट्रोल को प्रोड्यूस नहीं करते। अब हम आते हैं जो हमारी ये दालें हैं हम इसे इंपोर्ट करते हैं। अब ये कुछ डॉलर के ऊपर जाने की वजह से इसमें मामला आया, लेकिन जब ये सब्जी महंगी होती है, आटे की प्राइस महंगी होती है, चीनी की होती है, तो पाकिस्तान में अभी भी 75% के करीब लोग देहातों में रहते हैं। तो ये डायरेक्टली उन लोगों को फायदा हुआ जिनकी ये चीजें महंगे दामों में, शहरी लोगों को इसका जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर महंगाई के हवाले से ये जो आप शोर महसूस करती हैं, तो मुझे बताया जाए कि इस वक्त गाड़ियों की जो कीमतें जो आप मार्केट में देख रही हैं और जो उसके अंदर डिमांड पाई जाती है, लोगों की कुव्वते खरीद के अंदर इजाफा हुआ है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान गाड़ियों की प्राइसेस तो नासिर साहब इंक्रीज हुई है ना बहुत नहीं, लेकिन उनकी ओन में इजाफा हुआ है, उनकी डिमांड में गैर इजाफा देखने में आया। लेकिन हाँ, ये गांव देहातों के लोगों के पास गन्ने की कीमत इस मर्तबा उनको मिली है। उनको हमने क्रैशिंग जो नहीं करेगा, पहले ये मोनोपोली करते थे और सिर्फ 10,000 रुपया एक दिन का जुर्माना था, हमने ये जुर्माना 50 लाख रुपया किया। किसान इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के खुशहाल दौर से गुजर रहा है। मैं आपको बताऊं कि गंदम की इमदादी कीमत को हमने बढ़ा दिया है, बारदाना को हम फ्री दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी बड़ी तादाद में गंदम प्रोड्यूस नहीं हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब ने प्रोड्यूस की है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई के हवाले से आप यूरोप के किसी मुल्क का सर्वे करें, आपको अंदाजा होगा कि कोविड के बावजूद पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में जिस अक्लमंदी के साथ और जिस शाऊर के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के पाकिस्तान को चलाया है, इसके एतराफ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तानी सॉलिडेरिटी डे मनाया और पाकिस्तान के इस हिकमत अमली की न सिर्फ तारीफ थी बल्कि ये इमरान खान साहब की जो बासलाहियत क़यादत है ये उसका पूरी दुनिया के अंदर इतराफ़ किया गया। लेकिन साहब छोटे सा यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, ये जो हमारे रिटेलर होते हैं उनके ऊपर फिर भी चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है कि अगर जो मार्केट रेट है, जो गवर्नमेंट रेट है, उससे ऊपर जो भी चीजें बेच रहे हैं कम से कम उनके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस जरूर रखेंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी को जिस कदर हमने फाल किया, ये इस वक्त भी आपको मैं बताऊं जो हमारे सरकारी मुलाजमीन का ढांचा ये 18वीं सदी का है, ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ मुवाफिकत नहीं रखता। हमने इस मामले में 25 साल की सर्विस को मैंडेटरी
करने के हवाले से काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सिविल जो मुलाजमीन हैं इनके ढांचे को तब्दील किया जाए और ये पाकिस्तान के आज के पाकिस्तान की डिमांड को पूरा करने के हवाले से काम करें। आप यकीन करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिंदगी के हर शोबे में इस्लाहात की हैं और जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस कदर फाल इस मर्तबा है, जिस कदर हमने लोगों को इस मरतबा ये सारी चीजों को जुर्माने करके जेल भिजवा के जितना हमने मुतहरक किया है, अगर आप इस प्रोपेगेंडा जो कि महसूस सियासी खानदान के लोग अपने उन इरादों को पूरा करने के हवाले से जो पिछले 40 साल में आपने लूट खसूट देखी है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के सबसे शानदार अमन अमान को एंजॉय कर रहा है और पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट जो है जून तक $1.5 अरब की उसमें ना सिर्फ पैसा इकट्ठे होंगे बल्कि ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी मिसाल आप है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान पे इस कदर मजबूत एतमाद किया, ट्रस्ट किया। ठीक है, अच्छा अर्शद साहब, जब हम मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो मैं फिर से वही जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसकी बात करना चाहूँगी। इसमें जो मुआशी सरगर्मियों से जो रोज़गार की फराहमी है, उसके जो इम्कानात रोशन हुए हैं, आप इसको कितना प्रोलॉन्ग देखना चाहते हैं? देखें जी, ये जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए थे ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, फ़र्ज़ किया मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे ऑपरेटर चाहिए, मुझे टेक्नीशियन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे और क्वालिफाइड लोग चाहिए जो कि प्रोफेशनल हो, स्किल्ड हो। ये जो टेक्सटाइल है इसकी सबसे बड़ी खूबी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसको चल रही है, जी बिल्कुल, उसमें जो अनस्किल्ड लोग हैं ना जी, मजदूर जो अनपढ़ हैं, जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ये इसमें वो उनका रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो इसका एक बहुत अच्छा ये पहलू है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। लेकिन अब अभी मैं बात कर रही थी आप महंगाई की, उस पर मैं कोई 1-2 चीजें ऐड करना चाहूँगा नासिर साहब के साथ। वो ये है, देखिए जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व रिकॉर्ड आ गए हैं, ठीक है, तकरीबन $24 बिलियन। अब ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए। जरूर मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारा डॉलर की प्राइस कम हुई है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता और कम होना चाहिए। ये 8 से 10-15% मजीद कम होगी क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। जब हम दालें सस्ते डॉलर पे मंगवाएंगे, जब हम पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल सस्ते उस पे मंगवाएंगे तो हमारे यहाँ महंगाई कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो लिहाजा ये डॉलर की जो प्राइस है इसको कम किया जाए। ठीक है। और एक और जो इंडस्ट्री को और आम लोगों को महंगाई जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कि लोगों को बहुत तंग करती है, वो बिजली की कीमत है। जी बिल्कुल, बिजली की कीमत में देखें अभी गवर्नमेंट शायद उस चीज पे उतना ज्यादा फोकस उसको एडवर्टाइज नहीं कर पा रही, वो है सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी। जी बिल्कुल। अब हम सबसे ज्यादा महंगी बिजली बना रहे हैं ऑयल से, तो आप ऑयल को छोड़कर मिक्स करें उसको हाइड्रो से और सोलर से। अब सोलर के लिए गवर्नमेंट नेट मीटरिंग वो इंट्रोड्यूस करवा चुकी है, लेकिन सच्ची बात यह है कि आम लोगों को नेट मीटरिंग का पता ही नहीं है। ठीक है, कि जी नेट मीटरिंग के क्या फायदे हैं और उसकी जो लाइसेंसिंग है जो कि नेपरा देता है, और वो कितनी जल्दी लोगों को मिल जाना चाहिए, और उस पर भी एक पॉलिसी और उसको एडवर्टाइज किया जाए। लोगों को आगाही नहीं है, तो लोगों को इसकी आगाही नहीं है, उसके बेनिफिट्स नहीं पता। तो बिजली की जो कीमत है ना जी, वो कम की जाए। इसी तरह इंडस्ट्री के लिए हमने तजावीज़ भिजाई हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कि जिस तरह पिछले साल आपने रॉ मटेरियल्स पे 0 रेटेड किया था, मुख्तसरन वो रॉ मटेरियल्स जो हमारे मुल्क में पैदा नहीं होते, हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और जिनकी वैल्यू एडिशन होनी है, उनकी इंपोर्ट जो है वो उसको 0 रेटेड होना चाहिए। सही। और वो होंगे तो इससे भी महंगाई कम हो जाएगी। इसी तरह आप देखें हर साल 10 से 15% महंगाई होती है, 8-10%। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो इस बात से इतफाक करता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन की कीमत जो तनख्वाहें हैं ना जी, वो भी 8-10%, 15% बढ़नी चाहिए, और वो उनकी पॉलिसी में भी है शायद, और मेरा ख्याल है कि इस बजट में शायद बढ़ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, बात ये है कि कराची पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर है। वहाँ ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की रिपोर्ट है कि 98% महंगाई बढ़ी है, मगर कराची दुनिया का सबसे सस्ता शहर है। अच्छा, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है देखनी। जी। हमारे महंगाई का जो सारा इशू है वो लोगों के पास कुव्वत खरीद ना होना है। बिल्कुल सही। और ये भी मैं एग्री करता हूँ कि पेट्रोल और बिजली और गैस इन पे जो महंगाई हुई है, जिसका फिर रिपल इफेक्ट
बाकी चीज़ों पे हुआ है। और मैं ये भी एग्री करता हूँ कि ये जो मिडल मैन माफिया है, जो क्रीम ले जाता है दोनों तरफ से जी बिल्कुल, और फिर टैक्स भी नहीं देता और वो क्रीम का हिस्सा कोई गवर्नमेंट को भी नहीं जाता, ये हैं जहां आपको लूप होल्स को बंद करना पड़ेगा। तो चीज़ें, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो दुकानों पे जाके ये देखे, उनको क्वालिटी कंट्रोल तो करना चाहिए, मगर उनका कंपटीशन अगर होगा तो महंगाई खुद ही मार्केट फोर्सेस पे ठीक हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही। मगर जब हम गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो हम एक इनएफिशिएंसी पैदा कर देते हैं। मैंने पिछले जितनी मेरी उम्र है उसमें देखा है कि हर हुकूमत ने प्रो पुअर पॉलिसीज लाए हैं और कोई ना कोई बंदा अमीर हो गया उस प्रो पुअर पॉलिसी से, गरीब बेहतर नहीं हुए। सो इन अ वे रैशनल मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज आप बना लें, ठीक है, आप सप्लाईज बढ़ा लें, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें। आप अगर आपने डॉलर की कीमतों पे इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर बाकी कीमतें रखनी हैं तो फिर तनख्वाहें भी डॉलर के रेट पे आप देना, ताकि आपको आपका डिफरेंस, तनख्वाहें आप रुपए के रेट पे देते हैं, एक आध साल बढ़ाई भी नहीं है, अगर बढ़ा भी रहे हैं और वो भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए 10% या 15%, तो बाकी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय क्या करे? प्राइवेट सेक्टर कहता है कि अगर इनकी हमने बढ़ा दी तो फिर हमारी जो 25,000 मजदूर है तो वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपको ये रैशनलाइज कर देना पड़ेगा कि अगर प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से बंधी हुई हैं थ्रू पेट्रोल एंड थ्रू IMF कंडीशनैलिटीज, तो आपकी जो वेजेस हैं वो भी उसी के साथ बंधी होंगी, तो आपको देखेंगे कि चीजें। दूसरा, ये जो वेज होती है ये इंसेंटिव होता है, सही, कि ज्यादा काम करें तो ज्यादा वेज, सही, और कम काम करें तो कम वेज। जब तक आप इसको इंसेंटिव बेस्ड नहीं करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, ये चीजें जो हैं उस रैशनलाइजेशन में जा ही नहीं सकती। बड़ा अच्छा पॉइंट सर आपने पॉइंट आउट किया। गवर्नमेंट की लोगों को अगर ये पता चल जाए कि हम ज्यादा काम करेंगे और हमें ज्यादा सैलरी मिलेगी तो मेरा ख्याल ऑफिसेज में हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे, घोस्ट मुलाजिमीन नहीं होंगे। अच्छा नासिर साहब, आखिरी पॉइंट पे बात करना चाहूंगी। कोरोना है, जाहिर है अभी एक जो छोटा सा लॉकडाउन था हमारा, खैर उसका हमें वाकई बहुत फ़ायदा हुआ और ज़्यादा इससे हम बढ़ा भी नहीं सकते, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो मुल्क की इस तरह की हैं। सर, इस तरह के इन्वायरमेंट में और इस तरह की पेंडेमिक जो सूरत हाल है, इसमें गवर्नमेंट जो है अपनी प्रायोरिटीज़ को किस तरह से देख रही है कि इस तरह के हालात में भी हमने अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखना है? आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने देखा होगा कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है तकरीबन पिछले मार्च से लेके अभी इसको 1 साल और 2 से 3 महीने का अरसा हुआ, जिसने पाकिस्तान की ज़िंदगी के हर शोबे को तकरीबन ना सिर्फ मुतासर किया है बल्कि हमारी जो इकोनॉमी है जो कि बड़े कमज़ोर पैरों के ऊपर खड़ी थी, उसको भी इससे बड़ा शदीद दचका पहुंचा। देखें, जब क़यादत बासलाहियत हो, जब ईमानदार हो और वो ये चाहती हो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ की बहुत बड़ी आबादी अंडर प्रिविलेज है, उनके लिए कुछ करना है, तो फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ एहसास प्रोग्राम काम करता है, यहाँ कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। हम यहाँ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जरिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे चौधरी साहब ने बहुत खूबसूरत आज पॉइंट नोट करके लाए हैं, इनका असिस्टेंट से मैं लाजमी बात करूंगा। ये देखिए कि जो नॉन स्किल्ड बंदे हैं उनको अगर हम खपा सकते हैं, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप करोड़ों की तादाद के अंदर उन लोगों को, जो लोग पाकिस्तान में रोजगार के हवाले से बेयकीनी का शिकार हैं, उसमें हम लेके आ सकते हैं। तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन तमाम हालात से निपटने के लिए ऐसे इकदाम उठाए हैं कि हमसाया मुल्क इंडिया का आप देखें, वहां पर गैस का बहरान आपने देखा, ऑक्सीजन का बहरान देखा आपने। हमने ना सिर्फ इस पे काबू पाया बल्कि गैस के हवाले से हमने ड्यूटी 180 दिन के लिए लिफ्ट कर दी है। अच्छा। और हमने NCOC के जरिए एक ऐसा मैकेनिज्म दिया है जिसकी आज वर्ल्ड बैंक ने भी तारीफ की है। वो जो महकमा सेहत है, अदारा महकमा जो यूनाइटेड नेशन का है, उन्होंने भी तारीफ की है।
और पाकिस्तान को आगे बढ़ने के हवाले से जो इंडस्ट्रीज है, हमने ना सिर्फ उनके पहिए को चलने के हवाले से उनको मराद दी, बल्कि एसओपीज के साथ इंतहाई शदीद दबाव के बावजूद जब अपोजिशन इस मुल्क के अंदर मुकम्मल कर्फ्यू चाहती थी, तो हमने इस इंडस्ट्री का ना सिर्फ साथ दिया बल्कि ये ख्याल किया कि पाकिस्तान के जो तूलो अर्ज के अंदर कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग मौजूद हैं, उनकी जिंदगी भी रवा दवा रहे। और यही अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की प्रायोरिटी है कि चाहे कितना भी बड़ा बहरान हो, हम अच्छी इस्लाहात के साथ, अच्छे इकदामात के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं बल्कि हर सेक्टर के कॉन्फिडेंस को ना सिर्फ बिल्डअप करें बल्कि इनके साथ मिलके पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल जो सी पैक की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, हमने उनके लिए गाड़ियों की एक स्कीम लॉन्च की है ताकि वो अपने प्यारों को, अपने मोहब्बत करने वालों को यहाँ गाड़ियां लाकर इस्तेमाल करने के हवाले से खरीद कर दें। और हमने इसके अलावा ये भी मंसूबा बनाया है कि जो हमारे नौजवान हैं तूलो अर्ज पंजाब के, उनको टेवटा के जरिए स्किल्ड लेबर को बना के ना सिर्फ बाहर भिजवाया जाए बल्कि पाकिस्तान में जिन इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में इंपोर्ट को कम करने के हवाले से और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से हमने जो नई पॉलिसी बनाई है, उसमें वो उनको एक लेबर फोर्स स्किल्ड के तौर पे मदद फराहम करें ताकि हम टाइम कम है। मैं अर्शद साहब से भी सजेशन ले लूं। अर्शद साहब फरमाइएगा, कोरोना की सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करेंगे मुआशी जो हमारे हालात हैं वो स्टेबल रहें? देखिए, सच्ची बात ये है कि अब आप देखें अदाद शुमार को देखें, कोरोना सबसे पहले चाइना से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। चाइना की आबादी इस वक्त नियरली 1.5 अरब है, यानी ये दे आर 7 टाइम बिगर देन पाकिस्तान। Exactly. अब आप इसको नेट पे जाकर गूगल करें तो आप देखेंगे कि चाइना की 1.5 अरब आबादी में रोज 7, 9, 10, 11, 12 और सिर्फ 13 पेशेंट आ रहे हैं। तो चाइना इसको कैसे कंट्रोल कर लिया? हमारी इकोनॉमी कोविड से तबाह हो गई। ये जो तीसरी लहर आई है, हम इसको रोकने में नाकाम हुए हैं। ठीक है। हम ये तो कह रहे हैं कि जी ये इंग्लैंड से आई है, यूरोप से ये वायरस आया है, ब्रिटिश वायरस है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ शादियों में शिरकत के लिए आते हैं। या आपने जो 4 मई से ये लगाया है कि जी जो भी फॉरेन से फ्लाइट आएगी उसका टेस्ट होगा, अगर इसको जनवरी फरवरी से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो ये जो इससे हमारी इकोनॉमी को जितना नुकसान हुआ है वो नहीं होता, ना हमें ये लॉकडाउन करने पड़ते और ना ये महंगाई आती और ना लोग इतना चीखते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी कोई क्लोजिंग कमेंट्स? ये है कि अमूमन आपकी इकोनॉमी में रिटेल में यही 10 दिन थे जिसमें अमूमन ईद शॉपिंग और सब कुछ होता था। मेरी कैलकुलेशन ये है, कंजर्वेटिव कैलकुलेशन के 500 बिलियन रुपीस की आपकी जीडीपी नीचे गई है। ठीक है, इन 10 दिन में बंद। लेकिन इसमें रश भी तो बहुत ज्यादा जी, अब देखिए, अब लोग अपना ख्याल ना रखें तो अब गवर्नमेंट लोगों को पकड़ के तो ख्याल नहीं रखे। गवर्नमेंट ने अपना जो करना था कर लिया, बट एट द सेम टाइम दोनों बातें हैं ना कि आप उससे मरना चाहते हैं कोरोना से या भूख से। आप ये चॉइस आपकी अपनी। इन द कॉन्टेक्स्ट अभी जो आप कह रहे हैं कि 8 बजे तक खुले रहेंगे, ये आखिरी 2 दिन 3 दिन भी खोल लेते हैं आप इसमें, बट इन द एंड ऑफ थिंग्स आई थिंक गवर्नमेंट ने कोविड को कंट्रोल कर लिया है। अब इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अब लॉकडाउन ना करें, आप उसके एसओपीज दें। बिल्कुल सही, एसओपीज को फॉलो करवाएं, बिल्कुल फाइन करा लें, फॉलो करवाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं सारे मेहमानों का, नासिर सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, अर्शद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कैसर बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी हेल्दी गुफ्तगू रही, बड़े अच्छे सजेशंस भी दिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, फिर से आपसे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम तक। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।